नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी रूप में। मैं प्रकाश केसरवानी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि हम लोग देख रहे थे मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपको पता है आपके यूपीएसआई में 40 मार्क्स की जीएस आने वाली है, जिसमें मूल विधि और संविधान मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। तो ये जो सेक्शन है 40 मार्क्स का, इसको हम इस वीडियो की सीरीज में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हेल्प ले रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो 2021 में क्वेश्चन आ सके उन पर डिस्कशन करना। प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको हेल्प करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे अभी लेटेस्ट एग्जाम में। और अभी जैसा कि आपको पता है हम उल्टा कर रहे हैं, 2017 का देख रहे हैं। 17 के बाद से कोई पेपर हुए नहीं है, आपको पता है। तो इसके 12, 13, 14 की तीन शिफ्ट यानी कि 9 पेपर हम लोग पहले देख चुके हैं। 15 की शिफ्ट 1 भी देख चुके हैं और आज हम लोग करने जा रहे हैं 15 की शिफ्ट 2। यहाँ पर थोड़ा एडिटिंग गलती हो गई। 15 की शिफ्ट 2 देखने जा रहे हैं और उसका आज हम लोग पार्ट 1 शुरू करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिए 1-2 मिनट में। ये आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल वीडियो होने वाला है, बहुत ज्यादा वर्थफुल होने वाला है, न केवल यूपीएसआई एग्जाम के लिए बल्कि सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में किस देश के 53 सदस्यों वाले राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल से अलग होने का निर्णय लिया? एक्चुअली आपको पता है क्या राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल ये होता क्या है? इसका मतलब होता है कंट्री ऑफ कॉमनवेल्थ। क्या होता है? कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ कंट्रीज क्या होती हैं, क्या आप जानते हैं? कॉमनवेल्थ कंट्रीज वो हैं जहां पर आप इसको सिंपल समझिए, ब्रिटिश ने जहां पर राज्य किया था, ब्रिटिश ने जैसे आपको पता है भारत में राज किया था बहुत साल तक थे, ऐसे उन्होंने न केवल भारत में बल्कि बहुत ज्यादा 50 से ज्यादा देशों में उन्होंने राज्य किया था। और उन सभी का जो एक कॉमन संगठन है उसको कॉमनवेल्थ बोला जाता है, या हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रमंडल देश। ठीक है, तो और अच्छा एक चीज है, ये वॉलंटरी है, ऐसा कुछ नहीं कि इनको रहना ही पड़ेगा कॉमनवेल्थ के अंदर। ये वॉलंटरी है, इसमें जिसकी मर्जी कॉमनवेल्थ का हिस्सा रहे, जिसकी मर्जी ना रहे। जैसे भारत की मर्जी, भारत इस समय कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, उसकी मर्जी चाहे तो हट जाए चाहे तो रहे। ठीक है, बहुत सारे लोग हटते जुड़ते रहते हैं। अब बोला कि 2016 में किसने हटे थे, कि कौन अलग हुआ था? एक्चुअली 2016 का करंट अफेयर का लग रहा होगा क्वेश्चन, बट ये अभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट आपको पता है? हम करंट अफेयर तुरंत स्किप कर देते हैं, बट इतना डिटेल में हम क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि अभी के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसे देखिए। एक्चुअली हुआ क्या था, इसमें पहले 53 देश होते थे, फिर उसके बाद इसमें पहले होते थे 54 देश, फिर मालदीव ने 2016 में इससे अलग होने का निर्णय ले लिया। तो इसका आंसर तो हो जाएगा मालदीव। तो पहले कितने होते थे? 54 होते थे। लेकिन अभी रिसेंटली 2020 में मालदीव ने फिर से इसे ज्वाइन कर लिया है। तो जब इसको फिर से ज्वाइन कर लिया तो वापस इस समय कितने देश हो गए? 54 देश हो गए। तो अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो कॉमनवेल्थ में कितनी कंट्रीज हैं, तो आप क्या बोलेंगे? 54 कंट्रीज हैं। और बोला जाए लेटेस्ट कौन जुड़ा है अभी, तो क्या बोलेंगे? मालदीव बोलेंगे। जब ये 2016 का क्वेश्चन 2017 में आ सकता है, तो 2020 का क्वेश्चन भी 2021 में आने की पूरी संभावना है। इस वजह से हमने इस क्वेश्चन में टाइम लिया। तो मालदीव याद रखिएगा, इस समय पार्ट है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है क्या मालदीव पार्ट है इस समय या नहीं है, तो आपको मालदीव लगाना है, क्योंकि एक बार हट गया, अगर कोई अपडेट नहीं है लेटेस्ट में तो वो गलत कर सकता है इस क्वेश्चन को। तो मालदीव है इसका पार्ट। ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया को तो फाउंडर मेंबर बोला जाता है। पाकिस्तान भी इसका पार्ट है, साइप्रस भी इसका पार्ट है, सारे इसके पार्ट है। और फेमस कंट्रीज की बात कर लिया तो न्यूजीलैंड हो गया, कनाडा हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सब कॉमनवेल्थ के पार्ट होते हैं। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं, उसमें सिर्फ वही कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा रही हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है? देखिए बात की जा रही मजिस्ट्रेट की अदालत में, यानी कि निचली अदालत की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है। एक्चुअली अगर आप जनरल वे में बात की जाए तो जो ये पीआईएल्स होती है, जनहित याचिका होती है, या जन कल्याण के उद्देश्य से जो याचिका दायर की जाती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको बोला जाता है, जनहित याचिकाएं जिसको हिंदी में बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इनको हम लोग कहाँ दायर करते हैं? मोस्टली या तो सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाते हैं या कई लोग हाई कोर्ट जाते हैं। निचली अदालत में जल्दी जाते ही नहीं है। तो मेनली इनका डिस्कशन कहाँ हुआ है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो अगर आपको पीआईएल दाखिल करना है तो आर्टिकल नंबर 32 का यूज करते हुए आप कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर ली जाए तो हाई कोर्ट में दाखिल करना है तो आर्टिकल नंबर 226 का यूज करेंगे। आपने वाद देख नहीं रहे तो वाद तो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप पढ़ते तो क्या पढ़ते थे? देवकी नंदन बनाम महाराष्ट्र सरकार, या बनाम भारत सरकार, या बनाम संघ,
कभी ऐसा आया किसी स्टेट के जिले का नाम आ गया, किसी मजिस्ट्रेट का नाम, ऐसा नहीं होता है। मोस्टली वो हाई कोर्ट में दायर की जाती है। अब क्या होता है, हाई कोर्ट आदेश दे सकता है कि वो कोई जहां का भी मामला है वहां का जो मजिस्ट्रेट है, वो उस मुद्दे को ध्यान दे। तो मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, तो ये हाई कोर्ट के इसके अंतर्गत ही, इसी आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। तो आर्टिकल नंबर 226 इसका सही आंसर होगा, और कहीं इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया, सिर्फ आर्टिकल 32 और 226 में यूज किया गया। अगर उच्चतम न्यायालय पूछ लेता तो 32 मारते हैं। फिलहाल इन्होंने मजिस्ट्रेट की यानी कि लोअर कोर्ट्स की बात की है, तो ये 226 में जाएगा, जहां के लिए हाई कोर्ट, वहां की रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट आदेश देती है। तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा, पीआईएल कहां पर दाखिल की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वर जो डोमेन नामों को इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी नेम्स, इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी नाम जानते हैं ना, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देखिए लिखा भी आईपी एड्रेस में बदलता है, वह कहा जाता है। जो भी देखिए एक्चुअली होता है कि आप जब गूगल करते हैं तो आप सीधा क्या जाते हैं, आपको जो सर्च करना होता है सीधा वो लिखते हैं, ना तो आप वहां का डोमेन नेम लिखते हैं, ना आप वहां का आईपी एड्रेस लिखते हैं, वो ऑटोमेटिक बदल देता है। आप देखते हैं HTTP करके पूरा लिख के लंबा चौड़ा आ जाता है, ऑटोमेटिक वहां का डोमेन नेम को इंटरनेट प्रोटोकॉल नेम में बदल देता है। तो इसको कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है डोमेन नेम सर्वर। नाम जैसा कि बता रहा है, डोमेन नामों को इंटरनेट में बदलने को बोलते हैं डोमेन नेम सर्वर, DNS बोला जाता है। यही इस काम को करता है, इस नाम को बदलता है, ऑटोमेटिक ये बदल देता है, डोमेन नेम सर्वर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक संस्था है जो खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद यानी कि रा, रिसर्च एनालिसिस विंग, अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रा, सेना, नौसेना एवं हवाई आसूचना के निर्देशालयों से प्राप्त खुफिया जानकारी का विश्लेषण करती है। एक ऐसी संस्था नीचे से कौन है जो भी इन सब खुफिया विभाग है, इनसे प्राप्त जो खुफिया जानकारी इनकी एनालिसिस करती है। ऐसा कोई एनालिसिस करने वाला भी तो होगा भाई, अलग अलग जगह से ये लोग तो खुफिया जानकारी भेज रहे हैं, इसकी एनालिसिस कौन करेगा? बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड और सीक्रेट एक कह सकते हैं समिति है जो इसका एनालिसिस करती है, उसको बोला जाता है राष्ट्रीय आसूचना समिति। क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय संयुक्त आसूचना समिति इसको बोला जाता है। और इसके जो हेड होते हैं कौन होते हैं? इसके हेड होते हैं कैबिनेट सचिव होते हैं। जी हाँ, कैबिनेट सचिव होते हैं इसके। क्या आप बता सकते हैं कैबिनेट सचिव और किस चीज के हेड होते हैं? हमने आपको रिसेंटली बताया था, बहुत चीजों के होते हैं, बट रिसेंटली बताया बहुत फेमस चीज है, बहुत बार हमने जिक्र किया है। ये किसके हेड होते हैं? IAS, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हेड भी कैबिनेट सचिव होते हैं। और क्या आप ये भी बता सकते हैं इस समय कैबिनेट सचिव है कौन? बहुत बार हमने इसका नाम जिक्र किया है इन का, ये है राजीव गौबा साहब। नाम याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है और आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। इस समय कौन है कैबिनेट सचिव? राजीव गौबा साहब है। IAS के हेड होते हैं और संयुक्त आसूचना समिति के भी हेड होते हैं, जो क्या करती है? सारी खुफिया जानकारियों का एनालिसिस करती है। और इसमें कौन कौन होता है अगर बात कर लिया संयुक्त आसूचना समिति में, तो देखिए कैबिनेट सचिव तो हेड हो गए, लेकिन इसमें जो गृह सचिव होते हैं, विदेश सचिव होते हैं, विदेश सचिव और जो रक्षा सचिव होते हैं, ये भी इनके मेंबर होते हैं। ये सब लोग साथ में बैठकर मीटिंग करते हैं और ये सब एनालिसिस की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है? ये क्या बोला है? छोड़ी जाने वाली। इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा। देखिए आप लोग जब श्वसन करते हैं तो दो चीज करते हैं, पहले तो सांस लेना, ठीक, दूसरा सांस छोड़ना, दो चीजें हैं। तो जब आप सांस लेते हैं, देखिए इन्वायरमेंट में बात की जाए, मार्केट में बात की जाए, बोल दीजिए, यानी कि इन्वायरमेंट में आपके गैसेस जो है उसमें क्या क्या अवेलेबल है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। अगर मेन बात करें ऐसे तो बहुत कुछ है। नाइट्रोजन कितनी अवेलेबल है? 79% लगभग बता रहे हैं, पूरे में बात की जा रही है। 21% लगभग O2 है और 0.03% CO2 की बात कर ली जाए, ठीक है, इतनी है। तो जब आप सांस लेते हैं तो ये सारी की सारी इनहेल होती है, यानी कि नाइट्रोजन कितनी जा रही है? 79% जा रही है, ऑक्सीजन 21% जा रही है और CO2 जा रही है कितनी? 0.03, यानी कि बहुत ही माइन्यूट जा रही है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं तो देखिए नाइट्रोजन तो पूरी की पूरी बाहर आ जाती है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या होती है? आपके शरीर में इसने काम किया जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत थी और कार्बन के साथ रिएक्शन करके जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा है उससे CO2 बन के बाहर आ जाती है और ऑक्सीजन कम हो जाता है। मतलब ऑक्सीजन निकलती है ना, तो निकलती है केवल 17%। और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये O2 जो है, ये जो शरीर का जो कार्बन था उसके साथ मिलकर CO2 बनाती है और ये जो बचा हुआ 4% है ये यहाँ आ जाती है। तो जब आप छोड़ते हैं तो 4% छोड़ते हैं, जब लेते हैं तो 0.03% लेते हैं। यही अगर ऑक्सीजन की बात कर ली जाए तो जब ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% लेते हैं, छोड़ते समय 17% लेते हैं।
तो क्या बात किया जा रहा है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा छोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग की बात की जाए, देखिए 4.03 हो जाएगा लगभग, पूरा बात की जाए तो, लेकिन लगभग क्या बोलेंगे 4%। तो लगभग कितना छोड़ते हैं, 4% आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल कर रहे होते हैं। इनहेल करते समय बहुत कम, एक्सेल करते समय कहीं बोला नहीं जाता कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये आप जनरल टर्म में बोलते हैं। तो उसका ये एग्जैक्ट परसेंटेज है, याद रखिएगा, हो सकता है घुमा के क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान की स्थिति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में विनिर्देशित रूप के में उल्लेखित है? इनमें से जो नीचे दो कथन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी में दिए गए हैं। डीपीएसपी के बारे में हमने आपको बहुत बार बताया, बहुत बार बताया है कि कहां पर आता है, ये भाग 4 में आता है। आर्टिकल की बात कर लीजिए, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर आर्टिकल नंबर 51 तक आता है। और ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। हम यहीं पर सारा कुछ आपको रिवीजन कराते रहेंगे, कैसे नहीं रटेगा, आपको एक एक चीज रटी रहेगी। और अगर क्वेश्चन यहाँ से आया तो आप बिना आंख मूंद के लगा देंगे, मतलब आप ऑप्शन भी नहीं देखेंगे। ठीक है, बस एक ही काम करना है, जितनी देर तक आप मेरी क्लास देखें, बड़े मन से देखें और हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठे और उसमें रफली लिखे। हम नहीं कह रहे कि आपको फेयर बनानी, मेरी इसकी नोट्स बनानी क्वेश्चन की, बस आप ये जो पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी बोलते जाते हैं इनके आप बना, जैसे अभी पीछे बताया ये सब पॉइंट, अगर आप इनको एक बार लिखते रहेंगे, देखिए लिखने से जल्दी ज्यादा मेमोरी में सेट हो जाती चीजें। ऐसे ही जैसे हम रफली लिख रहे हैं ना, वैसे आप रफली लिखते रहिए, आपको रिवीजन भी नहीं करना, हम तो कह रहे हैं घर जाकर, मतलब बाद में वीडियो के बाद आप बस क्लास में ध्यान से पढ़े, रिवीजन हम खुद करा देंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं। समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार से बटा हो जिससे सर्वोत्तम रूप से सामूहिक हित सध सके। देखिए भौतिक संसाधन का मतलब क्या होता है, जैसे नदियां हो गई, ठीक है, और भी बहुत चीज जो भौतिक संसाधन है, तो उनका जो है उनका स्वामित्व इस हिसाब से बांटा जाए कि सभी का हित हो। मतलब ऐसा ना हो कि कहते भाई ये नदी तो हमारे यूपी से निकलती है, इसमें मेजर ज्यादा, इसकी ज्यादा बड़ी है तो हम तुमको पानी नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें क्या सामूहिक हित की बात की जा रही है कि सबका हित हो, सबका भला हो, तो बिल्कुल सही है, ऐसा नीति निर्देशक में बोला गया है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और आर्थिक साधनों का सर्वधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। बिल्कुल फिर से वही बात बोली जा रही, इसमें बस आर्थिक की बात की जा रही, यानी कि फाइनेंशियल पैसे इस हिसाब से बांटे जाए जो केंद्र बांटती है, जिससे कि अहित ना हो किसी का, मतलब किसी का अहित ना हो, सबका हित हो, सर्वसाधारण के लिए बात की जा रही है, सबका हित हो। तो ये भी डीपीएसपी में बोला गया है। जैसे कि आपको पता है डीपीएसपी का मतलब ये होता है राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना। सिंपल सा ये मतलब है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उनको एक्सेप्ट करना होगा। तो सिंपल सा ये मतलब होता है, यानी कि एक और दो दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों डीपीएसपी में बोले गए। और ये पॉइंट्स आप जरूर याद रखिएगा, ये आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता? बहुत 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 बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, 5 स्टार लगाइए इस क्वेश्चन को। और हम बता रहे हैं अगर आपने जल्दबाजी में कर दिया ना तो 200% इसको गलत कर देंगे। बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है, अब इस बात को डील करते हैं। देखिए संसद सदस्य, संसद होती क्या है, हमने आपको पहले भी बताया है, संसद के 3 पार्ट होते हैं। एक होते हैं प्रेसिडेंट सबसे ऊपर, फिर लोकसभा और राज्यसभा। एक्चुअली ऊपर नीचे आप मत सोचिए, 3 पार्ट होते हैं। 3 चीज को जब मिला देते हैं, अपर सदन राज्यसभा को बोलते हैं, लोअर सदन लोकसभा को बोलते हैं, इन 3 को मिलाकर बनती है हमारी संसद। अब बताइए कि संसद के सदस्य, अब संसद के सदस्य की बात हो रही तो उसमें प्रेसिडेंट भी है, लोकसभा के सदस्य भी हैं और राज्यसभा के सदस्य भी। ये सिंपल किसी लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य की बात नहीं की जा रही थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता लोकसभा के सदस्य को शपथ कौन दिलाता है तो आप क्या बोलते, लोकसभा स्पीकर। लेकिन हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे संसद की, तो जब पूरे के पूरे संसद की बात आ गई है तो भाई कौन दिलाएगा? देखिए संविधान में क्या लिखा गया है, पहले तो प्रेसिडेंट शपथ दिलवाता है, और या तो प्रेसिडेंट द्वारा जो नियुक्त होता है, प्रेसिडेंट का बंदा ही, यानी कि उसका प्रतिनिधि, प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि ही दिला रहा होता है शपथ। कि जैसे मान लीजिए अगर आप बोलेंगे कि भाई प्रेसिडेंट को तो वाइस प्रेसिडेंट दिलाते हैं शपथ, तो प्रेसिडेंट का ही प्रतिनिधि है उस समय, वो एक तरह से प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहा है। अब ये समझ, उसका प्रतिनिधि ही है, प्रेसिडेंट ने ही बनाया हुआ है। ऐसे ही लोकसभा के सदस्य की बात कर लीजिए, ऐसे ही राज्यसभा की, जब ये लोकसभा स्पीकर होता है, जब शपथ दिला रहा होता है लोकसभा के सदस्यों को, तो वो प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि ही होता है।
बहुत ही ज्यादा देखिए ट्रिकी क्वेश्चन है ये, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति। अगर अंदर खोल खोल के पूछा जाए कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है तो आप वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे, लोकसभा सदस्य को शपथ कौन दिलाता है तो लोकसभा स्पीकर बोलेंगे। अच्छा, फिर से एक बात आ जाए कि लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, बहुत ज्यादा अगेन बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस बात की डिस्कस करते हैं। देखिए लोकसभा स्पीकर की बात कर ली जाए तो क्या होता है, एक्चुअली होता क्या है, लोकसभा स्पीकर बनता नहीं, मतलब पहले बना तो उसके पहले वो क्या रहा होगा, वो भी क्या रहा होगा, सदस्य रहा होगा। कहां का, लोकसभा का। वही तो लोकसभा के सदस्य ही तो लोकसभा का स्पीकर बनता है। तो जब वो लोकसभा का सदस्य था तो इसके पहले स्पीकर बनने से पहले क्या होता है, एक हम लोकसभा का सदस्य बनाते हैं टेम्परेरी बेस में, ठीक है। वो सदस्य दिलाते हैं किसको, लोकसभा के सदस्यों को, सभी को दिलाते हैं एज ए सदस्य। तो लोकसभा स्पीकर की सदस्यता नहीं दिला रहे होते, उसकी शपथ नहीं दिला रहे होते, वो संसद के सदस्य की शपथ दिला रहे होते हैं और वो आगे चलकर क्या बन जाता है, लोकसभा का स्पीकर बन जाता है। तो लोकसभा स्पीकर की अलग से कोई शपथ होती ही नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लोकसभा स्पीकर की अलग से कोई शपथ होती ही नहीं है, इस बात को बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, इस वजह से हमने इसको पूरा लिया क्वेश्चन को डिटेल में। अगर थोड़ा कंफ्यूजन हो, थोड़ा सा बस 2 मिनट वीडियो बैक करिए, वापस देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या क्या हम बताना चाह रहे थे आपको। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर तो ये कहिए कि ऑप्शन इतने अच्छे दिए हुए हैं कि आप इसको कर ले जाएं शायद, लेकिन अगर ऑप्शंस घुमा कर आ जाएं और ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस बना दिए जाएं तो आप क्वेश्चन को 100% गलत कर देंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको दोबारा जरूर देखिएगा, थोड़ी सी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है, एज ए रिक्वेस्ट मान के चलिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना अधिकार अधिनियम के तहत एक प्राधिकृत निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई थी, इसका काम उन लोगों की शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना है जो किसी लोक सूचना अधिकारी के पास सूचना प्रार्थना जमा नहीं कर पाए हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आरटीआई की बात कर लीजिए, सूचना अधिकार अधिनियम की बात करी जा रही है, तो ये कब आया था, हमने बहुत बार आपको बताया, आरटीआई कब आया था, 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू है अपने यहाँ, ठीक है। और इसके तहत हमने क्या बनाया था भाई, चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया था, सीआईसी बनाया था, यानी हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग, इसकी स्थापना की गई थी और इन्हीं से हम सूचना प्राप्त करते हैं, हम यहीं पर जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो है आपसे क्वेश्चन ये है, पहले तो ये याद रखिएगा 2005 12 अक्टूबर को बना आरटीआई, और ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 19A के तहत आता है, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये भी याद रखिए। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको बताने, पहला, जब 2005 में चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बना, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना, तो इसके पहले चेयरमैन कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे, एक ये क्वेश्चन। फिर अभी अध्यक्ष कौन है, अभी रिसेंटली अध्यक्ष कौन है, तो 2 क्वेश्चन आप बताइए, और दोनों को हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। चलिए तो यहीं पर हम बता देते हैं फिर से। आप पहले जो अध्यक्ष थे वो थे वजाहत हबीबुल्ला, देखिए हिंदी सही कर लीजिए, नाम आप समझ गए, वजाहत हबीबुल्ला साहब थे पहले अध्यक्ष किसके, केंद्रीय सूचना आयोग के। अब बात कर लीजिए रिसेंट, हमने आपको कल ही परसों में शायद बताया है रिसेंट का भी, इस समय जो है वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा, नाम याद रखिएगा, यशवर्धन कुमार सिन्हा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम में रिपीट होगा। एक नाम आप और याद कर लीजिए, इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। एक्चुअली ये ऐसी चीजें हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और केंद्रीय सीबीसी जिसको बोलते हैं, विजिलेंस कमीशन जिसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के इस समय अध्यक्ष कौन है, अभी ये तो अभी बने 2021 को अपॉइंट हुए हैं, आई थिंक जून में अपॉइंट हुए हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और कल हमने आपको बताया भी था इनका नाम है सुरेश एन पटेल। ये 2 नाम आप याद रखिए हर हालत में, सुरेश एन पटेल सीबीसी के अध्यक्ष हैं और यशवर्धन कुमार सिन्हा सूचना आयोग के अध्यक्ष हैं। ये 2 नाम बहुत हर हालत में आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट, वित्त मंत्री बजट भाषण सामान्यतः 2 खंडों में होता है। खंड ए कर निर्धारण संबंधी प्रस्ताव और खंड बी देश के समान आर्थिक सर्वेक्षण पर गौर करता है। स्टेटमेंट बी पढ़ते हैं। किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जाता है, किया जा सकता है। पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु कुछ महीनों के लिए
और दूसरी बार पूरी तरह से। देखिए पहले स्टेटमेंट बी की चर्चा करते हैं। देखिए चुनाव वर्ष की बात की जा रही है। मान लीजिए जैसे आपको पता है 2024 में लोकसभा चुनाव होने या इसके पहले 2019 में हुए हैं। तो जब चुनाव होना होता है इस बार, तो भाई क्या होगा कि चेंज हो जाएगी सरकार। जब सरकार चेंज हो जाएगी तो पिछला बजट दिक्कत करेगा, क्योंकि वो दूसरे सरकार द्वारा बनाया गया था। तो उस समय हम करते क्या है, कुछ समय के लिए या कुछ महीनों के लिए बजट पेश किया जाता है। क्या करते हैं, कुछ महीनों के लिए बजट पेश करते हैं, कुछ महीनों के लिए, ठीक है। उसके बाद जब सरकार नई आ जाती है, चाहे वो सेम सरकार ही क्यों ना आ जाए, फिर वो दोबारा बजट लाया जाता है। यानी कि 2 बार बजट लाते हैं, कब, चुनाव वर्ष में। तो स्टेटमेंट बी तो पूरी तरह से सही है, लेकिन जो स्टेटमेंट ए बोला है कि 2 खंडों में होता है, एक खंड है कर निर्धारण, सेकंड खंड है आर्थिक सर्वेक्षण, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये पूरा एक कॉमन बजट होता है, ये पूरा एक सिंगल बजट होता है, इसको डायरेक्ट प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम पार्ट ए डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट बी डिस्कस कर, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, केवल स्टेटमेंट 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, केवल बी। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन तो इतनी बार आ चुका है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, कि आपको ये तो बिल्कुल जबानी रट जाना चाहिए। हमने बहुत बार पढ़ाया, शेड्यूल 7 के अंतर्गत डिस्कशन किया गया है इन सूचियों का, राज्य और संघ की विषय को बंटवारा हुआ है। अब आगे डिटेल में आज हम नहीं बताएंगे, आज आपको हमने बताएंगे यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, राज्य लिस्ट यानी कि सेंट्रल स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं, और समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं। हम आज रिपीट नहीं करेंगे, आई थिंक हमने कल की क्लास में रिपीट किया है और अनगिनत बार रिपीट किया, हम तो कहेंगे। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन में कौन सा संघ सूची का सब्जेक्ट है। तो पहला ये बहुत ज्यादा इजी दिया हुआ है, डाकघर। हमने पहले भी आपको बताया है, डाकघर के सारे सब्जेक्ट क्या हैं, संघ सूची के सब्जेक्ट हैं, यानी कि सेंट्रल लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। दिवालियापन और शोधन अक्षमता की बात कर ली जाए तो ये समवर्ती में आ जाता है, यानी संघ भी कई बार करता है और स्टेट भी करता है। आर्थिक एवं सामाजिक समायोजन संघ समवर्ती सूची, पशुओं की प्रतिकूलता की रोकथाम समवर्ती सूची, सारे समवर्ती सूची के। संघ सूची का विषय है डाकघर। डाकघर हो गया, आयकर से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा, और बीमा से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा, और शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होगा। ये सब किसमें आते हैं, संघ सूची में। टोटल इस तरह के 100 सब्जेक्ट हैं जो आते हैं किसमें, संघ सूची में आते हैं। सबसे ज्यादा सब्जेक्ट संघ सूची के पास है। देखिए संघ सूची का तो हमने बता ही दिया, ठीक है। आप स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट वाला आप बता दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति शासनाधीन राज्य का बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन, आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत क्या लग जाती है, राज्य की इमरजेंसी लग जाती है, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है। 356 में डिस्कस किया गया है। तो अब बात की जा रही है, मान लीजिए किसी राज्य में इमरजेंसी लगी है और बजट का टाइम आ गया है, तो अब बजट कहां प्रस्तुत किया जाएगा? मान लीजिए इमरजेंसी नहीं होती तो राज्य का बजट कहां आता है भाई, विधानसभा में आएगा, राज्य की विधानसभा में आएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन अब लग गई वहां इमरजेंसी, विधानसभा तो स्थगित हो रखी है, तो अब कहां आएगा बजट? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए इसका जिक्र भी यहीं पर हुआ है, आर्टिकल नंबर 356 और आर्टिकल नंबर 360, इन दोनों में जिक्र किया गया है कि अगर इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लगती है तो उनका बजट कहां लाया जाएगा? तो इनका बजट लाया जाता है लोकसभा में। कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इनका जिक्र कहां हुआ है? आर्टिकल नंबर 356 और 360 में ही इसी बात का जिक्र भी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य क्या है? सस्ती मुद्रा, देखिए इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा डीप क्वेश्चन कह सकते हैं, जिसको पता है वही लगा पाएगा। ऑप्शंस पढ़ते हैं फिर डिस्कस करेंगे। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई नीति। सेकंड, मुद्रा मुद्रण के लिए बनाई गई नीति। थर्ड, अंततः नहीं स्वतः होगा, स्वतः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए निवेश को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीति। एक नीति जिसे अतिरिक्त धनोपार्जन की आपूर्ति के लिए बनाई गई है। तो देखिए जैसे कि हमने करेक्ट ही कर दिया, आपको पता चल गया होगा क्यों करेक्ट किया। होता क्या है, स्वतः जब पूर्ण रोजगार प्राप्त करने की जैसे नीति बनाई जाती है, जैसे होता नहीं, कई बार बोलते हैं रोजगार हो, आप लोग छोटा छोटा काम करो, कुछ भी हो, छोटा काम करो, स्वतः काम करो, यानी सस्ती, कुल मिला के उसमें फाइनेंस यानी पैसा कम इन्वेस्ट करना है सरकार को, ठीक है। तो सस्ती मुद्रा नीति इसी वजह से उसको बोलते हैं। स्वतः पूर्ण रोजगार प्राप्त करने के लिए जो निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हम सस्ती मुद्रा नीति। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, जो भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं। कान्यकुज, बहुत ही डीप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन। शायद ही किसी को पता हो, मेरे ख्याल से, ऐसा नहीं कि आप लोग को नहीं पता होगा, पढ़ते होंगे, बट बहुत ही ज्यादा डीप क्वेश्चन। कान्यकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है?
कुंभोज, कन्नौज, कन्याकुमारी, कांचीपुरम। ठीक है, आपको बता दें इसका जिक्र हुआ है वाल्मीकि के द्वारा जो लिखी गई रामायण है वहां पर इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, इतना डीप क्वेश्चन आया हुआ है आपसे। अब देखिए हुआ क्या है, ये आपको बता दें, ये पहली बात तो कन्नौज का नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ये नाम कैसे आया, कान्यकुब्ज का क्या मतलब है और कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज कैसे पड़ा, ये इसके बाद में बात करते हैं। देखिए ये कुब्ज कुछ कन्याएं थी, वो जो जनजातियां थी, ये बोल लीजिए जगह थी, कुब्ज कन्याएं थी, कुब्ज की जो महिलाएं थी, कुब्ज की कन्याएं थी, उनके द्वारा एक नाम रखा गया था महोदय। क्या रखा गया था, महोदय। तो कन्नौज का पहला नाम था महोदय, जो किसने रखा, कुब्ज कन्याओं द्वारा रखा गया, कुब्ज कन्याओं द्वारा रखा गया। इसी वजह से आगे चलकर इसको महोदय की जगह कान्यकुब्ज नाम से जाने जाने लगा, कान्यकुब्ज। अब आप कान्यकुब्ज का मतलब समझ गए होंगे, कुब्ज की कन्याएं, कान्यकुब्ज के द्वारा इसको जाना जाने लगा। फिर आगे चलकर इसको धीरे धीरे कन्नौज के तहत बोला गया, यानी उसी को शार्ट में बोल दिया गया है, नाम चेंज नहीं हुआ है, बस शार्ट में एक तरह से मतलब वही है, कन्नौज बोल दिया गया। अच्छा, कन्नौज किस चीज के लिए फेमस है, ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा, बहुत बार आपके एग्जाम में आया हुआ। ये फेमस है इत्र के लिए, सुगंधित चीजों के लिए भी फेमस है। क्वेश्चन ऑप्शन ये भी रहेगी सुगंधित चीजों के लिए, तो ये भी लगा दीजिएगा। तम्बाकू के लिए भी फेमस है, मतलब महकते हुए तम्बाकू, इसके लिए भी फेमस है, इत्र के लिए फेमस है, सुगंधित चीजों के लिए फेमस है। तो कन्नौज इन चीजों के लिए फेमस है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 7वें अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखिए कितने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यूपीएसआई में। हम बहुत ही जबरदस्त पेपर होने वाला है, बहुत मजा आने वाली है पेपर देने में आपको, और अगर आप सीरियस है ना, रियली बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल जल्दी से कभी पूछा नहीं जाता, यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजबानी 2019 में कौन करेगा। एक्चुअली 2017 का ये पेपर था, तो पूछा गया कौन करेगा, और अब 2021 चल रहा है, तो हालांकि ये पुराना क्वेश्चन हो गया, लेकिन फिर भी बात करते हैं इसके डीप, इसका पूरे बात करते हैं इसके इतिहास की। इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल, यानी जो सेना है वो लोग खेलेंगे। तो सेना में स्पोर्ट्समैनशिप का बढ़ावा देने के लिए ये चीज शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी 1995 में। पहले तो ये याद रखिए, एक चीज याद रखिएगा, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। 1995 में शुरू की गई थी, और हर 4 सालों में ये गेम होते हैं, यानी कि पहला 1995 में हुआ, फिर दूसरा होगा 1999 में, इस तरह कर करके हर 4 साल में होंगे। तो 7वां संस्करण जो होना था वो हुआ 2019 में, यानी कि अब अगला गेम जब होगा वो कब होगा, 2023 में होगा। ठीक, तो 2019 की मेजबानी किसने की थी, वो की थी चीन ने, वुहान में हुआ था, चीन के वुहान में ही हुआ था। जो आपको नाम याद है ना, वुहान तो याद ही होगा। ठीक है, फिलहाल ये क्वेश्चन तो आपको याद करने की जरूरत नहीं कि 2019 में कहां हुआ। हाँ, ये जरूर याद कर सकते हैं कि आखिरी सैन्य खेल जो हुए थे, अंतरराष्ट्रीय सैन्य खेल, वो कब हुए, 2019 में हुए। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी मिस कर जाएंगे कि आखिरी हुए कब है, तो 2019 में हुए, इसको भी याद रखिएगा। 7वां संस्करण था, अब 8वां होगा कहां, 2023 में होना है। और इसकी मेजबानी कौन करेगा, तो इसका देश तो और याद रखिएगा, बहुत ज्यादा अजीब नाम है, बोगोटा याद करिए, बोगोटा में होगा इसका अगला संस्करण। ठीक है, तो ये था, ये पूरा आप ये सब चीज याद रखिएगा, हो सकता है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सके। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बताने से पहले बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि आपको पता है रोज करते हैं, देखिए हमारा चैनल नया है, आपका चैनल ये, अब आपका अपना परिवार है, थोड़ा सा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप यहां तक देख लिए वीडियो, इसका मतलब है आपको वीडियो पसंद आते हैं, क्लासेस हमारी पसंद आती है, तो ये थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। कमेंट में फीडबैक दे दिया करिए, हमें अप्रिशिएशन मिलता है अगर आप फीडबैक देते हैं, अच्छा बुरा कुछ भी बताइए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं क्या कमियां रह गई हैं, सर थोड़ा जल्दी पढ़ाएं, थोड़ा तेज बोले, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाएं, जो बोलना है, सर मैथ करा दीजिए, हिंदी करा दीजिए, जो बोलेंगे सब करेंगे, लेकिन आप फीडबैक तो दीजिए। ठीक है, तो ये थोड़ा कर दीजिएगा और शेयर करिए अपना मान के, ठीक है, अपना परिवार मान के इसको बढ़ाइए। अभी शुरुआत की है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग अच्छे से पढ़ाएंगे आपके लिए, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लाएंगे, टीचर्स लाएंगे ज्यादा से ज्यादा आपके लिए, ये हम आपसे वादा करते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर के प्रसंग में कौन सी चीज को एक त्रुटि बोला जाता है, पहले ही बोल दिया, त्रुटि का मतलब ही होता है बग। पहले तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, हमने इसीलिए एक लाइन में इसका आंसर दे दिया। जो भी त्रुटियां होती है सॉफ्टवेयर के प्रसंग में उसको बग बोला जाता है, नीचे ऑप्शन डी में लिखा भी हुआ है। बाकी पूरा पढ़ते हैं क्या है, जो अवांछित नतीजे पैदा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई कोडिंग की जा रही होती है, क्या करते हैं, कोडिंग कर रहे होते हैं, तो गलती से, अच्छा ये मैनुअल एरर है, गलती से कोई आपने सी की जगह पी लिख दिया, मतलब बहुत छोटी गलती, और उस वजह से ना वो प्रोग्राम रन नहीं होगा, उसमें आ जाएगा क्या, बग, इसी को बोला जाता है बग। अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है
उसके जो पसीने छूटते हैं वो बग ढूंढने में कि क्या बताएं। और जो इसको ढूंढने का जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं डीबगिंग। क्या बोलते हैं? डीबगिंग। ये भी याद रखिएगा, यानी बग को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं डीबगिंग। और ये मैनुअल त्रुटि है, इंसानों के द्वारा हो जाती है, जो गलतियां हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, इसको बोला जाता है बग। ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको पूरी क्लास पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।